सृष्टि का आधार है नारी, जीवन का सार है नारी, खुद में संपूर्ण संसार है नारी। आज की सशक्त एवं प्रतिभावान नारी से आपको कार्यक्रम में रूबरू कराता हमारा ये कार्यक्रम शक्ति। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे बचत की आदत कैसे डालें। बचत का महत्व हम सभी जानते हैं, ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बचत के महत्व को हम कोविड काल में बहुत अच्छे से समझ पाए, जब बहुत से लोग आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा बहुत से लोगों को, और इस परेशानी से उन्हें बाहर निकाला उनकी बचत ने। और महिलाओं ने भी अपनी भरपूर भागीदारी दी इस समय में अपनी बचत के द्वारा, क्योंकि वो समय समय पर अपनी थोड़ी थोड़ी बचत करती रहती हैं। आज कार्यक्रम में इस विषय पर हमें अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं ईशानी शर्मा जी, जो कि एक बैंक में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। ईशानी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, धन्यवाद जी। ईशानी जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बचत की आदत आखिर हम कैसे डालें, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर हम बचत की शुरुआत कैसे करें। डिम्पल जी, बचत की शुरुआत तो होएगी आपका बैंक में खाता खोलने से जी। पर बैंक में खाता खोलने से इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि हम फाइनेंशियल लिटरेट हों, जिसे हम कहते हैं वित्तीय साक्षर होना, वो बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का एक भाग है बचत, जैसे कि उसका एक भाग है ऋण। बहुत ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियल लिटरेट हों, जिसके लिए आपको नोटों की सही पहचान होनी चाहिए, आपको बैंक में आपका खाता होना चाहिए, आपको ऋण का पता होना चाहिए कि क्या ब्याज पे कौन सा ऋण आपको किस काम के लिए, किस कार्य के लिए सूट करेगा। तो सबसे पहला तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे जन धन योजना के तहत जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शुरू किया, उसके तहत हर घर में, हर परिवार में, हर जन का एक बचत खाता होना चाहिए। जी। पहले ये होता था कि बचत खाता अगर आपने खोल भी दिया तो आपको मिनिमम बैलेंस एक होना चाहिए बचत खाते में, पर अब वैसा नहीं है। आप चाहें तो आप ज़ीरो बैलेंस से भी एक बचत खाता खोल सकते हैं। तो जैसे ही आप बचत खाता खोलोगे, आपका बचत के लिए आपका पहला जो स्टेप है वो आपका पूरा हो जाएगा। जी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो जन धन योजना है, ये हमारी एक शुरुआत है, जिसमें आप ज़ीरो बैलेंस जिसे हम कहते हैं कि आपको पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। जी। और ये महिलाओं के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी एक स्कीम है कि वो इसे शुरुआत कर सकती हैं। जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए तो है ही बहुत अच्छी। जैसे कुछ हाउसवाइफ्स हैं जी। वो थोड़ा थोड़ा अपना बचत कर सकती हैं। सबके पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो महीने के 5,000 10,000 जमा करें। जी। तो बेस्ट ये है कि एक तो वो बचत खाता खोलें अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। जी। अगर उनके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जैसे उन्हें ज़्यादा टाइम के लिए बचत करनी है, तो उनके लिए और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि रेकरिंग डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, जिसमें हर महीने आप 100 रुपया 200 रुपया आप जमा करें बैंक में, और 1 साल के बाद आपका काफ़ी अमाउंट जमा हो जाता है, और उसके बाद आप उसको चाहे फिक्स डिपॉजिट करा दो। तो आपका हर महीना छोटा छोटा अमाउंट आपका सेव हुआ, और आपके पास साल के अंत में या 2 साल के अंत में आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट आपके पास आ जाता है। जी। तो और मैं ये भी बताना चाहूँगी मैम, जैसे आपने महिलाओं की बात की, कि पिछले 5-6 सालों में ऐसा बहुत हुआ है कि मैक्सिमम जो रेकरिंग डिपॉजिट हमारे हैं स्कीम्स, जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स हैं, उसमें हाउसवाइफ्स ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया है। वो अपनी छोटी छोटी अपनी कमाई, जो भी उनके पास सेविंग्स होती हैं, 100 रुपया 200 रुपया, उसको वो जमा करके एक अच्छे मूल्य प्राप्त कर लेती हैं। जी। और मुझे लगता है कि जो गृहिणियां हैं वो इसमें बहुत अच्छी भागीदारी निभा सकती हैं, क्योंकि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो फिर भी अपनी सेविंग कर सकती हैं, लेकिन जो गृहिणियां होती हैं उनके लिए ये डिपॉजिट काफ़ी अच्छा है। ईशानी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये रेकरिंग डिपॉजिट की आपने बात की, ये कितना जो है इसमें अमाउंट जो है वो जमा किया जा सकता है, कितने पैसों से इसे शुरुआत की जा सकती है? डिम्पल जी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। आप मात्र 100 रुपये से खोलिए। आप चाहें तो आप 1 साल के लिए खोलिए, आप चाहें तो आप 2 साल के लिए खोलिए, जितना आपको लगता है कि इतने पीरियड के लिए मैं हर महीने 100 रुपया जमा कर लूँगी, और मैक्सिमम तो किसी भी अमाउंट तक के जा सकता है। अलग अलग बैंक्स के अलग अलग प्रोविज़न होते हैं इसमें। तो मात्र 100 रुपये से आप खोलिए, और इससे बात पैसों की नहीं है, इससे एक हैबिट हो जाती है। आपके बच्चों में भी वही हैबिट इनकलकेट हो जाएगी कि आपको सेव करना है। जी। और एक जो वो कम थोड़ा थोड़ा करके हम कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बिल्कुल जी। तो और जब आपको ज़रूरत होती है उस समय में वो पैसा बहुत काम आता है आपके। ईशानी जी, अभी आपने बात की कि बच्चों में एक आदत डालना बहुत ज़रूरी है बचत की, ताकि भविष्य में उनके वो काम आ सके। तो क्या इस तरह के कोई कार्य जो है वो बैंक भी करता है बच्चों में ये अवेयरनेस, ये जागरूकता पैदा करने के लिए?
जी जी डिम्पल जी, एक तो बच्चों का सेविंग अकाउंट बच्चे के जन्म के बाद ही खोल देते हैं। जी तो उससे क्या होता है, पेरेंट्स की अंडर गार्डियनशिप में, कि जिसको ऑपरेट पेरेंट्स करेंगे क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता कैसे जी। ऑपरेट करना है, उनके अंडर गार्डियनशिप में बच्चों के खाते खोले जाते हैं। जी। और बहुत सारे स्कूल्स में जाके अब तो गवर्नमेंट इतने सारे प्लान्स करती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स लगाती है। जी ये तो हमें पता ही था कि वो रूरल एरियाज़ में जाके फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स लगाती है, वो साथ में स्कूल्स में भी जाती हैं जी। और एक कैंप मोड में सारे बच्चों के अकाउंट्स खोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों में एक मोटिवेशन आ जाती है जी। कि चाहे वो 10 रुपये 20 रुपये डालें, उनका खाता है, उनके पास एक मोटिवेशन आ जाती है जी। और 10 साल के बाद वो खुद भी उसमें ऑपरेट कर सकते हैं। और ख़ास करके कन्याओं के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, सुकन्या समृद्धि स्कीम, जी। जिसमें बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 10 साल की कन्या तक, ये सिर्फ घर की लक्ष्मियों के लिए ये स्कीम है जी। कि 10 साल की बच्ची के लिए हम ये स्कीम खोल सकते हैं, जिसको सुकन्या समृद्धि स्कीम बोलते हैं। जी। ये बहुत ही अच्छी स्कीम आई है सरकार की लक्ष्मियों के लिए, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। सेविंग रेट से कंपेयर करें तो आजकल इसका 7.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। जी। और 21 साल तक आप इसमें डाल सकते हो, आपको इतना अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 21 साल बाद अगर आपकी बच्ची को कॉलेज की ज़रूरत है, शादी के लिए बच्ची की खर्च की ज़रूरत है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपका डिपॉजिट जमा भी हो गया और उसमें आपको ब्याज भी इतना अच्छा मिल गया और आपकी बचत भी हो गई और एक हैबिट बच्चों में भी आ गई। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जी। लड़कियों के लिए, कन्याओं बिल्कुल जी, के लिए ये बिल्कुल। बहुत ही अच्छी एक योजना बिल्कुल जी, चली बिल्कुल, है। हाँ जी। इसमें भी जानना चाहूँगी मैं ईशानी जी कि कितना अमाउंट जो है वो हमें जमा करना होता है? जी, मिनिमम इसमें साल का 250 रुपये जमा करना होता है जी। और मैक्सिमम आप 1.5 लाख कर सकते हैं। और जी। इसमें एक बहुत अच्छी है कि ये टैक्स की बेनिफिट में भी आपको अंडर सेक्शन 80C जो पेरेंट्स जमा कर रहे हैं, जी। तो उसमें टैक्स का भी इसमें बेनिफिट मिलता है। जी। जी। क्या कोई आयु सीमा भी रहती है कि बच्चा जब बेटी पैदा होती है उसी समय से हम इसे जमा कर सकते हैं या कोई आयु सीमा है? जी, उसमें ये है कि मिनिमम तो नो एज बार, जब से आपकी बच्ची पैदा हुई है आप उसका खाता खोल सकते हैं। मैक्सिमम बच्ची सिर्फ 10 साल की, जी। 10 साल की बच्ची तक के लिए है ये। जी, तो 10 साल की बच्ची तक जो है वो जमा किए जा सकते हैं। जी, जी। और इसे साल में एक ही बार जमा करना नहीं होता जी, है? जी। अगर आप चाहें तो साल में आप ज़्यादा एंट्रीज भी कर सकते हैं, चाहे आप इकट्ठे कर लो, आप 1.5 लाख इकट्ठे भी कर सकते हैं। जी। अगर आप 1.5 लाख नहीं कर सकते तो आप मिनिमम 250 रुपये, तो इसको चालू रखने के लिए आपको 250 रुपये तो जमा करने ही पड़ेंगे। जी। पर ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बारी करना है, आप इसको अलग अलग टाइम पे भी, जैसे आपकी बचत हो रही है, जैसे आपको अपना ईजी लग रहा है, वैसे आप इसको कर सकते हैं। तो जैसे भी पेरेंट्स को इजी लगता है, हम कह सकते हैं कि हर वर्ग का जो के माता पिता हैं वो इसमें अपने बच्चों के लिए सेव कर सकते बिल्कुल हैं। जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपको 1.5 लाख साल का जी। होना ज़रूरी है, आप 250 रुपये से शुरू कीजिए और आपका बहुत अच्छा इसमें सेविंग हो जाएगी, जी। क्योंकि आप सेव भी तो इतने लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं और इसमें ब्याज बहुत अच्छा मिल रहा है मैम। जी, और जब बच्ची जो है वो 21 साल की होगी तो उस जी। समय आपको फ़ायदा होगा उस टाइम पे, उससे। जी हाँ। जी, और इंटरेस्ट भी अच्छा मिल रहा इंटरेस्ट है। भी बहुत अच्छा है, जी। बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ईशानी जी, जैसे आपने बात की थी अभी, महिलाओं की बात की जी। थी कि उन्हें जो आरडी पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर महिलाएं किसी तरह का ऋण लेना चाहती हैं, अपना कोई स्वरोजगार करना चाहती हैं, तो ऐसे में उन्हें उस पर क्या सुविधाएं मिलती हैं ऋण लेने के लिए? बिल्कुल डिम्पल जी, देखिए ये तो हमारे देश का बहुत ही एक स्लोगन जैसा बन गया है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर करना है। जी। तो इसके लिए तो बहुत सारी स्कीम्स हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी विमेन, हमारी फीमेल जो हमारे लेडीज़ हैं, उनके लिए तो स्पेशल स्कीम्स निकली हैं ताकि उनको ज़्यादा अच्छे से प्रमोट कर जाए, उनको ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विमेन एंटरप्रेन्योर्स हों। जी। क्योंकि पता है कि वो मैनेजमेंट घर पे इतनी अच्छी करती हैं तो जी। बाहर भी ज़रूर करेंगी। तो मैम उसके लिए गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने एक तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके लिए कम रखा है, उनको कंसेशन देते हैं। अगर एक विमेन लोन ले रही है उनको कंसेशन देते हैं। बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्कीम्स हैं। जी। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनमें अगर ये अपना कोई रोज़गार शुरू करना चाह रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रही हैं, तो उनको सब्सिडी भी ज़्यादा देते हैं एज़ कम्पेयर टू अ मेल एंटरप्रेन्योर। इनको जी। ज़्यादा सब्सिडी मिलती है विमेन को। जी। सपोज अगर किसी मेल एंटरप्रेन्योर को सिर्फ 20% मिल रहा हो तो उन्हें 25% सब्सिडी मिलेगी। जी। तो और मैम एक बहुत अच्छी स्कीम है, खास करके रूरल एरियाज़ में हमारे बहुत अच्छी चल रही है, जिसे हम कहते हैं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। जी। उसमें मैम क्या है कि जैसे 5-6 विमेन रूरल एरियाज़ की वो मिल जाती हैं, जी। वो अपना एक ग्रुप बना लेती हैं। फिर वो उसमें जैसे वो बैंक से अप्रोच करती हैं लोन के लिए, तो मैम उनको जैसे बैंक 2 या 3 लाख का लोन दे देता है, वो उनको आपस में डिवाइड कर लेती हैं। फिर वो कोई ना कोई अपना रोज़गार शुरू कर देती हैं, जैसे बैग मेकिंग हो गया, जूट बैग मेकिंग होगा, कुछ आर्टिकल्स हो गए। जी। तो उससे मैम वो फिर आपस में रोटेशन करती हैं, वो बैंक को वापस करती हैं पैसा,
दोबारा उस पर क्रेडिट ले सकती हैं। और मैम उसमें बहुत ज़्यादा कंसेशन है उनको, मिनिमम 4% पे मैम उनको लोन मिल जाता है। तो सरकार ने अपनी तरफ से मैम वुमेन को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स की हैं। जी, तो सरकार जो है वो प्रोत्साहन देती रहती है और बिल्कुल जी, बैंक जो बिल्कुल। है वो लोगों तक अपनी स्कीम्स पहुंचाते बिल्कुल रहते हैं। मैम, स्कीम्स जैसे डेवलप होती हैं गवर्नमेंट लेवल पे और बैंक एक ज़रिया है उनको लोगों को तक पहुंचाने का। जी, जैसे आपने महिलाओं की बात की कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो कार्य करते हैं, जी। इसमें आप किस तरह से महिलाएं जो आपके पास आती हैं उनका कितना ज़्यादा आप देखती हैं कि वो आगे आना चाहती हैं, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करना चाहती हैं? बिल्कुल जी डिम्पल जी, खास करके रूरल एरियाज़ की महिलाएं जी। वो तो बहुत ही ज़्यादा इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाती हैं और बैंक भी उनको उतना ही केटर करता है। जी। और उनके पास बहुत नए नए आइडियाज़ होते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के, जो हमें भी नहीं पता होता। जी। जैसे कई जूट बैग मेकिंग हो गया, कई टोकरियाँ बना रही हैं, बहुत डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं। और बहुत आर्टिस्ट्स हैं हमारी जो लेडीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्ट्स हैं और उनको आगे इसी तरह आगे वो अपना काम शुरू करती हैं। पहले वो 2 लाख का लोन लेंगी, उससे वो काम करेंगी, फिर वो 3 लाख का लेंगी, ऐसे ऐसे वो अपना बिजनेस बढ़ाती हैं और इकट्ठे करती हैं ताकि वो आपस में ही पैसा रोटेट भी कर सकें। जी, ईशानी जी, आजकल हम देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन की बहुत बिल्कुल, बात होती बिल्कुल है, जी। तो बैंकिंग में अगर हम इसकी बात करें तो बैंकिंग में आप इसे कहाँ पर देखती हैं? बैंकिंग तो मैम पूरा ही डिजिटल हो चुका है। जी। अब हमें पता है कि मैनुअल बैंकिंग तो रही नहीं। जी। अब तो जितनी भी बैंक्स हैं सारे के सारे डिजिटल हो चुके हैं, जी। विच इज़ अ वेरी गुड थिंग मैम। बहुत ही एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे बहुत ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, बहुत ईजी हो जाता है काम। और सबसे बड़ी बात, ऐसे ही हम ग्रो करेंगे एज एन इकोनॉमी। जी। जब हम वर्ल्ड लेवल पे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ को जाएंगे। एंड मैम डिजिटल इकोनॉमी तो बहुत ज़रूरी है और स्पेशली मैम हमारी गवर्नमेंट बहुत फोकस करती है कि सारी ट्रांजैक्शंस डिजिटल हों। और इसके लिए मैम बहुत सारी स्कीम्स भी हैं। देखिए हम कितने सारे हम देखते हैं कि अगर आप डिजिटली पे करोगे तो आपको कैशबैक मिलेगा, डिजिटली पे करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो हर कोई यही चाह रहा है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो ट्रांजैक्शंस में, क्योंकि मैम इससे गवर्नमेंट को भी ऑब्वियसली रेवेन्यू ज़्यादा आएगा अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, डिजिटल हो ट्रांजैक्शंस। इट्स ईजी टू ट्रेस योर ट्रांजैक्शन। तो मैम इसलिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस तो बिल्कुल नीड ऑफ द आवर है डिजिटल बैंकिंग इस तरफ इस टाइम पे। जी, हम कई बार देखते हैं, जैसे आपने डिजिटलाइजेशन की बात की जी। कि आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिजिटल बैंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोगों में एक डर रहता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। हम इसे कैसे करें, कहीं कोई किसी तरह की हमारे साथ कोई ऐसी घटना ना घट जाए कि हमारे पैसे ना चले जाएं। इस तरह की बहुत सारी जो धारणाएं हैं वो मन में रहती हैं। तो इन धारणाओं को कम करने के लिए बैंक अपने लेवल पे क्या कार्य करता है? मैम एक तो जब भी हम कस्टमर्स को बोलते हैं कि आप डिजिटल बैंकिंग यूज़ कीजिए, जैसे डिजिटल बैंकिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया, जी। मोबाइल बैंकिंग हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए, जो हम इतने सारे देखते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मैम हम उन्हें समझाते हैं कि कैसे आपको मोबाइल बैंकिंग यूज़ करनी है, कैसे इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करनी है। इसके मैम प्रॉपर इसके एक फ्लो चार्ट्स भी आते हैं कि यार आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ताकि एक आम नागरिक, सब तो डिजिटली एजुकेटेड नहीं होते, ताकि एक आम नागरिक समझ सके। और ये बहुत ही एक ईजी टू यूज़ होता है कि टेक्निकली कोई भी इसको यूज़ कर सके। तो मैम ये तो रहा कैसे इसको यूज़ करना है। बैंक में आके आप बैंक आइए, जिस भी आप बैंक में गए हैं वो आपको पूरा समझाएंगे कि इंटरनेट बैंकिंग आपने ऐसे यूज़ करनी है, डिजिटल बैंकिंग आपने ऐसे यूज़ करनी है। अदरवाइज़ मैम हमारे बहुत सारे लिंक्स हैं, यूट्यूब पे इतने लिंक्स होते हैं कि इस बैंक की ऐप को ऐसे यूज़ करना है। ये तो हो गया यूज़ करना। एंड इट्स वेरी ईजी, जस्ट जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वैसे ही आप डिजिटल बैंकिंग को आप अपना सकते हैं। जी। सेकंड जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि फ्रॉड्स को लेके जो लोगों के डर बैठा है, मैम अगर आपने अपनी डिटेल किसी से नहीं शेयर की है तो कोई चांस ही नहीं है फ्रॉड का। बिकॉज बैंकिंग सिस्टम मैम इतना वास्ट, इतना प्रोग्रेसिव सिस्टम है, देयर इज़ नो चांस कि कोई भी इसको ऐसे ही हैक कर दे। इट्स अ वेरी फुल प्रूफ बेस्ड सिस्टम। तो यस, पर आपको एक चीज़ का खुद ध्यान रखना है कि आप किसी से अपना OTP ना शेयर करें, आप किसी को अपने आधार की डिटेल्स ना दें, अपने अकाउंट नंबर की डिटेल्स ना दें। उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये हमने देखा है कितने फ्रॉड के केसेस इसी वजह से हुए हैं, क्योंकि लोग अपनी डिटेल्स शेयर कर देते हैं, अपना ATM कार्ड वो रख देंगे तो कोई ना कोई उसको यूज़ कर दे। बट अदर दैन दैट, अगर आप नॉर्मल, आप अच्छे नॉर्म से आप डिजिटली आप अपना यूज़ कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा ईजी तरीका बैंकिंग को आगे बढ़ाने का, बैंकिंग को यूज़ करने का कोई नहीं हो सकता।
जी, तो हमें थोड़ा सतर्क रहने की बिल्कुल, ज़रूरत है। बिल्कुल यदि मैम। हम सतर्क रहेंगे तो मुझे लगता है कि किसी तरह की भी फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम हैं। बिल्कुल मैम, वही जैसे सावधानी हटी और दुर्घटना दुर्घटना घटी। घटी हाँ जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बिल्कुल सब जी। सावधान रहें और जैसा बिल्कुल। कि आपने कहा कि अपने ओटीपीज़ और जो भी अपने हमारे आधार, हाँ नंबर्स जी। हैं वो हम किसी के साथ शेयर ना करें। जी। यदि कई बार हम देखते हैं शानी जी, कई बार मैसेजेस आते हैं हम लोगों को, सभी को मैसेजेस आते हैं कि बैंक की तरफ से मैसेज है आपका जो है अकाउंट बंद होने वाला है, और कई बार लोग जो हैं वो एकदम से उस पर रिएक्ट कर देते हैं। तो जी। ऐसे समय में लोगों को किन सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है? मैम देखिए, बैंक अकाउंट बंद होने वाले मैसेजेस मैम क्या होता है कि बैंक अकाउंट अगर आप बहुत देर तक यूज़ नहीं कर रहे जी। तो वो डॉर्मेंट हो जाता है। जी। तो आप कुछ नहीं, आप सीधे अपने बैंक जाइए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप अपना आईडी प्रूफ लेके अपने बैंक जाइए और आप अपने बैंक में सबमिट कर दीजिए डिटेल्स, आपका बैंक अकाउंट उसी वक्त एक्टिव हो जाएगा। जी। बट कभी कभी क्या होता है मैम, कुछ ना बहुत फेक वेबसाइट्स होती हैं, वो लिंक्स भेजती हैं जी। कि आप ये लिंक पे क्लिक करें तो आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा जो बंद हो चुका है। मैम उन लिंक्स को कभी भी ना फॉलो करें, बिकॉज दोज आर फेक वेबसाइट्स, वो ट्रस्टेड वेबसाइट्स नहीं होती हैं। जी। और उससे आपके वो सारी डिटेल्स ले लेते हैं, ओटीपी ले लेते हैं। मैम बैंक कभी भी आपको ओटीपी के लिए नहीं बोलेगा, जी। बैंक आपसे कभी भी डिटेल्स नहीं मांगेगा। कुछ भी आपको लगे कि कुछ बैंक डिटेल मांग रहा है तो आप सीधे ब्रांच में जाइए और आप ब्रांच में जाके अपनी जो भी आपकी परेशानी है आपकी वहीं जाके सॉल्व हो जाएगी। जी, तो सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा ईशानी जी के जो लोग हैं वो बैंक में जाएं और या फिर सीधे- बैंक की ट्रस्टेड वेबसाइट्स को विजिट करें, जी। जैसे कोई भी बैंक की जो ओरिजिनल जो उनकी ट्रस्टेड वेबसाइट होते हैं उसको विजिट करें। जी, अगर आपको कोई भी परेशानी है जी, जी। उस पे एकदम से हम किसी भी तरह का निर्णय ना लें कि हमें बिल्कुल, अब ये बिल्कुल, करना है, बिल्कुल, तभी हम इन बिल्कुल। फ्रॉड से बच सकते जी। हैं। जी, टेक्नोलॉजी का यही है कि उसका सही उपयोग भी किया जा सकता है और कभी कभी गलत उपयोग भी हो जी जाता मैम, है। टेक्नोलॉजी इतनी आ रही है मैम, बहुत लोग इतना काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का, ग्रो करने का। तो बहुत ऐसे भी लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से गलत चीज़ें भी करने की कोशिश करेंगे। वो जी। प्रोग्रेशन तो दोनों तरफ से हो रहा है। जी। तो इसमें आपको खुद ही सतर्क रहना पड़ेगा। अदरवाइज मैम बैंक लेवल पे ऐसे कभी भी फ्रॉड्स नहीं हो सकते। जी। सिर्फ अगर आप अपनी डिटेल्स शेयर करेंगे तभी फ्रॉड हो सकते हैं। जी, ईशानी जी, अगर सही समय पर हम जो इन्फॉर्मेशन है वो बैंक तक पहुंचा दें, जी। अगर किसी की तरह का किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो कितना जी। समय वो रहता है, कितने अंतराल में जो है 24 घंटे या 2 दिन के अंदर जो है उसे रिकवर किया जा सकता है? मैम आरबीआई की अलग अलग गाइडलाइंस जी। हैं। अगर आप विद इन 24 घंटे रिपोर्ट किया जाए, और मैम ये केस टू केस भी डिपेंड करता है, जी। क्योंकि कई बहुत ज़्यादा अमाउंट के होते हैं। तो मैम कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें एफआईआर भी करवानी पड़ती है। जी। तो वो केस टू केस डिपेंड करता है। बाकी मैम अगर कभी भी ऐसा लगे कि यार मैंने अपना ट्रांजेक्शन्स या फिर मैंने अपनी डिटेल्स कहीं शेयर कर दी हैं, तो आप एकदम से अपना अकाउंट ब्लॉक करवा दें। वो सबसे समझदारी है कि आप अपना अकाउंट ब्लॉक करवा दें, जी। ताकि आपका एटलीस्ट पैसा ना निकल पाए। जी। अगर थोड़ा बहुत निकल भी गया हो, जी। उसके बाद आप बैंक आइए, आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करें, और फिर अगर आपका सपोज और आप डिटेल्स ना शेयर करो तो बैंक उसी वक्त आपका अनब्लॉक कर देगा। एंड डिपेंडिंग ऑन केस टू केस मैम हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, और हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द पैसा वापस आए। जी। पर क्योंकि अगर आपने खुद अपनी डिटेल्स शेयर की जी। हैं तो उसके लिए हमें भी आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्टिंग करनी होती जी, है। बैंक जो है वो अपने ग्राहकों के साथ हमेशा जो है वो खड़ा रहता है। जी, जी। जी, ईशानी जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूपीआई का हम बहुत नाम सुनते जी, हैं, जी। ये यूपीआई है क्या और इसका लाभ क्या है बैंकिंग में? मैम यूपीआई तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, जी। और ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ग्लोबल लेवल पे नहीं है, ये सिर्फ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। जी। तो यूपीआई में क्या है कि आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, जी। और इसका सेटलमेंट टाइम तो बहुत ही अमेजिंग है। इसमें विद इन 3 to 5 सेकेंड्स आपका एकदम से पैसा सेटल हो जाता है। जी। और इसमें क्या है कि आपको सबके बैंक अकाउंट्स की पूरी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल बैंकिंग की तरह आपको बेनिफिशियरी पहले ऐड करेंगे, उसमें 2 घंटे लगेंगे अप्रूव होने को। जी। इसमें बस जिसको भी आप पैसा भेज रहे हैं उनका या तो वर्चुअल एड्रेस एक जो उन्होंने बनाया होता है यूपीआई का, या फिर उनके फ़ोन नंबर अगर उनका यूपीआई में ऐड हो, उसके थ्रू आप बस उसमें वो वर्चुअल एड्रेस या फ़ोन नंबर डालिए और इंस्टेंटली आप पैसा भेज सकते हैं। एंड ये तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है जी। कि हमने भीम यूपीआई इंट्रोड्यूस किया है। एंड विद इन 3 सेकेंड सेटलमेंट टाइम, ये बहुत ही कम सेटलमेंट टाइम है, इतनी जल्दी इसमें ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं। तभी तो आजकल बहुत लोग यूपीआई ही यूज़ करते हैं, बिकॉज एक तो इंस्टेंट है, जी। विदाउट एनी हैसल है, बहुत सारी डिटेल्स नहीं डालनी पड़ती, जी। और वेरी कन्वीनियंट टू यूज़, बहुत कन्वीनियंटली आप यूज़ कर सकते हैं। जी, और हर तरह के लोगों के लिए, जैसे जी, जी, कामकाजी जी। महिलाएं हैं वो बहुत बिजी रहती हैं अपने कामकाज में, जी। और अगर हम गृहिणियों की बात करें तो जी। वो भी अपने घर के कार्य में, जैसे आपने कहा था कि मैनेजमेंट करना उनके लिए तो बहुत ही बिल्कुल, डिफिकल्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि उनके लिए ये बहुत अच्छा रहता है।
जी, डिजिटल बैंकिंग तो स्पेशली यूपीआई तो जी। अगर देखें, दैट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटल बैंकिंग. डिजिटल जी। बैंकिंग इज़ वेरी वास्ट. तो ये बहुत ही इजी है, क्योंकि आपको बार बार बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, अपने ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं. आपके पास कोई ऐप आपकी पड़ी है तो उसमें सारी ट्रांजैक्शंस आपकी आ जाएंगी, आपके कितने पैसे हैं उसी में ही. आजकल तो ऑनलाइन इतना कुछ हो गया है. ऑनलाइन आप रिकरिंग डिपॉजिट्स, ऑनलाइन आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, एफडीज़ खोल सकते हैं, अपनी चेक बुक्स अप्लाई कर सकते हैं. सपोज़ आपको लग रहा है कि मेरा किसी ने हैक कर लिया है, कोई ओटीपी ले लिया, आप उसी टाइम पे अपना ब्लॉक कर सकते हैं अकाउंट. जी। तो यूपीआई तो एक पार्ट है डिजिटल बैंकिंग का, बट डिजिटल बैंकिंग इज़ ग्रोइंग ट्रिमेंडसली, बहुत ज़्यादा, और सबके लिए ही लाभदायक है. देखो, हम बैठे बैठे एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. जी। इतना ईजी है. जी। ईशानी जी, जिस तरह से जो रिटायर्ड लोग होते हैं, रिटायर्ड जी, महिलाएं हैं या बुज़ुर्ग लोग जो भी हैं, वो किस तरह से जो है वो बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं, उनके लिए क्या बचत योजनाएं रहती हैं? जी, बचत योजनाएं तो जी, पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि रिटायर्ड जो हमारे हैं, रिटायर्ड कस्टमर्स जो होते हैं बैंक के, जी। उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हम उनको बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं. जी। और इनके लिए एक स्पेशल सीनियर सिटीज़न लॉबी, बहुत सारी ब्रांचेस जो थोड़ा स्पेशियस होती हैं, थोड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, जी। उनमें एक स्पेशल सीनियर सिटीजन्स लॉबी बनी होती है. जी। जिस लॉबी में वो लोग जा सकते हैं, अपना आराम से वो बैठें, कंफर्टेबली रहें. उसके अलावा इनके लिए एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स होती है, जी। ताकि जैसे इनका रिटायरमेंट पे जो भी इनका पैसा आया है वो ये सेव कर सके. उसमें मिनिमम 1 लाख से मैक्सिमम 15 लाख तक आप कर सकते हैं सेव. जी। लॉक इन पीरियड होता है 5 ईयर्स का. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्हें ज़्यादा मिलता है. तो अगर सपोज़ आपके जैसे रिटायरमेंट पे आपके ग्रेच्युटी के पैसे आए हैं, कोई और फंड आया है, उसको आप उसमें यूटिलाइज़ कीजिए. एक तो इट्स सेफ बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट स्कीम, सो जी। इट्स सेफ, इट्स अ गवर्नमेंट स्कीम. उसके अलावा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, और उसमें अमाउंट भी आप ज़्यादा रख सकते हैं. आप 15 लाख तक सेव कर सकते हैं. एक तो ये सीनियर सिटीजन स्कीम होगी. साथ ही साथ जैसे जब हम डिपॉजिट करते हैं तो हमारा टैक्स कटता है, टीडीएस कटता है. तो जो रिटायर्ड हैं उनके लिए वो टैक्स बेनिफिट भी ज़्यादा होता है. जी। तो इस तरह से जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी अपनी सेविंग्स जो है वो कर सकते हैं, जी, और उनके जी। लिए स्पेशल स्कीम्स रहती जी, हैं. जी, बिल्कुल. जी, जिस तरह से ईशानी जी, अभी हमने कोविड के दौर अभी चल ही रहा है, जी, हम थोड़ा जी. उससे बाहर निकल पाए हैं उस महामारी से. तो ऐसे समय में जो बैंक हैं उन्होंने किस तरह के स्पेशल जो हैं स्कीम्स निकाली लोगों के लिए, ताकि उन्हें उसका लाभ मिल सके? सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि जितने भी लोग हैं, जैसे मैंने कहा कि जन धन योजना स्टार्ट हुआ था, वैसे जी। ही एक जन सुरक्षा भी स्टार्ट हुआ था, जी। जिसमें बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने उन जन सुरक्षा में अपने आप को अप्लाई किया था. वो इंश्योरेंस स्कीम्स है, गवर्नमेंट की तरफ से ही हैं, जो आप बैंक में जाके करा सकते हैं, जी। जिसमें आपको 2 लाख तक की, इन दी इवेंट ऑफ डेथ, आपको 2 लाख तक का आपको कवर मिलेगा. तो और मात्र 12 रुपये और 330 रुपये, कुछ भी नहीं होता 12 रुपये और 330 रुपये साल का. जी। 12 रुपये साल का मतलब 1 महीने का आपको सिर्फ 1 रुपया देना है. जी। 330 रुपये साल का सिर्फ 1 दिन का आपको 1 रुपया देना है. तो अपनी सुरक्षा के लिए, हम अपने फैमिली के लिए हम 1 रुपया तो दे ही सकते हैं. जी। तो उसमें आपको 2 लाख का कवर मिला. और डिम्पल जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हमने देखा कोविड में भी, अदरवाइज़ भी कोई एक्सीडेंटल डेथ भी हो जाए, किसी भी रीज़न से किसी की डेथ हो जाए, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को ये क्लेम, जो वो जिन्होंने भी इसमें अपना अप्लाई किया हुआ था, अब तो मैक्सिमम हमारे देश में काफ़ी लोग इसमें कवर हो गए हैं. उन लोगों को वो उनको बेनिफिट मिला और बहुत जल्दी टाइम सेटल हुआ. जी। ईशानी जी, आप कार्यक्रम में आई और हमें इतनी सारी आपने स्कीम्स बताई कि किस तरह से जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या रिटायर्ड लोग हैं, वो छोटी छोटी बचत करके अपना जो भविष्य है उसे संवार सकते हैं. आप कार्यक्रम में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू डिम्पल जी. आज कार्यक्रम में बस इतना ही. हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.